टेट क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोखले बिल 1910। तो चलिए इसके बारे में हम शुरू करते हैं। देखिए, अंग्रेजी शासन के समय भारत में केवल 6% लोग ही साक्षर थे, यानी कि भारत के 100 में से केवल 6 लोग ही पढ़े लिखे थे। और लोगों का कहना था कि अंग्रेजी शासनकाल में शिक्षा बढ़ने के बजाय घट रही है, यानी अशिक्षा बढ़ रही है। इस समय सरकार की तीव्र आलोचना के साथ साथ कुछ रचनात्मक कार्य भी हुए। इसमें प्रमुख कार्य बड़ौदा के महाराज सयाजी गायकवाड़ तथा गोपाल कृष्ण गोखले ने किया। देखिए, अंग्रेजों ने भले ही शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया, बहुत सारे कमीशन का गठन किया ताकि शिक्षा में सुधार किया जा सके, लेकिन बहुत ही अच्छे से सुधार नहीं हो पाया और लोग उस समय भी केवल 6% लोग ही शिक्षित हुए। इसीलिए गोखले साहब ने और सयाजी गायकवाड़ साहब ने शुरू किया कि मतलब लोगों को अनिवार्य शिक्षा दी जाए। तो जो गोखले बिल है ये भी अनिवार्य शिक्षा से ही संबंधित है। ठीक है, फिर अब आगे देखते हैं। देखिए, 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले बड़ौदा नरेश के प्रयास से अधिक प्रभावित हुए। देखिए, बड़ौदा नरेश जो सयाजी गायकवाड़ जी थे, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अपने प्रांत में जो शिक्षा थी उसको अनिवार्य कर दिया और उसका संचालन करने लगे। तो गोखले जी इनसे प्रेरित हुए कि जब एक छोटा सा स्थान, एक छोटा सा राज्य बड़ौदा बेहतर हो सकता है शिक्षा के मामले में, वहाँ पे शिक्षा अनिवार्य की जा सकती है, तो अगर अंग्रेज अच्छे से चाहे तो पूरे भारत वासियों को भी अनिवार्य शिक्षा दे सकते हैं, यानी शिक्षा कंपलसरी कर सकते हैं। तो गोखले जी सयाजी गायकवाड़ जी से ही प्रेरित हुए थे। ठीक है, उनके अनुसार जब एक छोटा सा राज्य बड़ौदा सीमित संसाधनों के साथ अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रयोग सफलतापूर्वक कर सकता है, तो ब्रिटिश सरकार अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा क्यों संपन्न नहीं करवा सकती। अतः प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने तथा निःशुल्क बनाने के लिए सरकार को क्रियाशील करने के लिए 19 मार्च 1910 में गोखले ने केंद्रीय धारा सभा के सदस्य के रूप में निम्न प्रस्ताव रखा। तो उस समय केंद्रीय धारा सभा एक थी, तो उसके समय उन्होंने एक प्रस्ताव रखा और उसमें उन्होंने क्या कहा कि यह सभा सिफारिश करती है कि संपूर्ण देश में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क तथा अनिवार्य बनाने का कार्य आरंभ किया जाए और इस संबंध में निश्चित सरकारी और गैर सरकारी अधिकारियों का एक संयुक्त आयोग शीघ्र ही नियुक्त किया जाए। तो गोखले जी का मेन फोकस निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा थी। और अब उसमें कौन कौन से सुझाव दिए गए थे हम उसको देख लेते हैं। देखिए, जिन क्षेत्रों में 33% बालक शिक्षा प्राप्त कर रहे हों, उन क्षेत्रों में 6 वर्ष से 10 वर्ष तक आयु के बालकों के लिए प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क तथा अनिवार्य बना दी जाए। ये पहला सुझाव था। फिर दूसरा सुझाव क्या था? यदि सरकार स्वयं अनिवार्य शिक्षा के सिद्धांत को लागू नहीं कर सकती है, तो इसका उत्तरदायित्व तो स्थानीय संस्थाओं के हाथों में छोड़ दिया जाए। यानी कि पहले तो सरकार खुद प्रयास करे अनिवार्य शिक्षा के लिए, लेकिन मान लीजिए वो असफल हो रही है या फिर पालन नहीं कर पा रही है, तो जो स्थानीय लोग हैं उनको ये जिम्मेदारी दे दी जाए। स्थानीय संस्थाएं जल्दी में कोई गलत कदम न उठा सके, अतः अनिवार्य शिक्षा के सिद्धांत को लागू करने के लिए पूर्व वे प्रांतीय सरकार की अनुमति ले। यानी कि देखिए, जो क्षेत्रीय संस्थाएं हैं, स्थानीय संस्थाएं हैं, अगर उनको शिक्षा का दायित्व दे दिया जाए तो उन पर भी सरकार की नज़र बनी रहे, यानी पहले वो सरकार से अनुमति ले, उसके बाद ही शिक्षा का संचालन करें। प्रथम यह योजना बालकों पर लागू की जाए और बाद में बालिकाओं पर लागू की जाए। यानी जो अनिवार्य शिक्षा है उसको पहले बालकों को प्रदान की जाए, उसके बाद बालिकाओं को। ठीक है, फिर अब अगला क्या था? अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का व्यय स्थानीय संस्थाएं एवं प्रांतीय सरकार को 1:2 के अनुपात में वहन करना होगा। यानी कि जैसे मान लीजिए किसी स्थानीय संस्था को विद्यालय संचालन के लिए दे दिया गया, तो जो बजट होगा या फिर जो पैसे होंगे, जैसे मान लीजिए कि 1 रुपये स्थानीय संस्था खर्चा कर रही है तो 2 रुपये सरकार खर्चा करेगी, यानी 1:2 के अनुपात में जो व्यय होगा वो खर्च होगा। ठीक है, मतलब जो पैसे होंगे वो इसी अनुपात में दिए जाएंगे। स्थानीय संस्थाओं को इसके लिए शिक्षा कर लगाने का अधिकार दिया जाए। यानी कि जैसे मान लीजिए कि
चल रहा है कोई संस्था तो लोगों पर वो शिक्षा कर लगा सकती है, और शिक्षा कर कंपलसरी ही रहेगा, है ना। ऐसे थोड़ी ना होगा कि कोई एक देगा कोई दूसरा नहीं देगा। अगर कर लगाया जा रहा है तो सबके ऊपर लगेगा और कोई इसका विरोध भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए कहा गया कि अगर स्थानीय संस्थाओं को इसके लिए शिक्षा कर लगाने का अधिकार दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी विद्यार्थी के अभिभावक की मासिक आय कम हो तो उसे शुल्क ना दिया जाए। हालांकि ये निःशुल्क ही था, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत पैसा लिया भी जा रहा है तो अगर किसी बच्चे की अभिभावक की मासिक आय कम हो तो उसे शुल्क ना लिया जाए। और फिर गोखले बिल के उद्देश्य देख लेते हैं कि इसके उद्देश्य क्या थे। गोखले के प्रस्ताव पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। भारतीय कांग्रेस ने गोखले को इस दिशा में कदम उठाने को कहा। फलस्वरूप गोखले ने सरकार की लापरवाही देखकर प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता के लिए एक दूसरा प्रस्ताव 16 मार्च 1911 को केंद्रीय धारा सभा के सामने प्रस्तुत किया। इस प्रस्ताव पर प्रकाश डालते हुए गोखले ने कहा, इस विधेयक का उद्देश्य देश की प्राथमिक शिक्षा प्रणाली में अनिवार्यता के सिद्धांत को क्रमशः लागू करना है। कहने का क्या मतलब है कि जब पहली बार उन्होंने केंद्रीय धारा सभा के समक्ष यह प्रस्ताव लेके आया था तो वो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, लेकिन फिर से जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कहा कि आप दोबारा बिल लेके आइए तो फिर से गोखले साहब ने 1911 में बिल लेके आए, मतलब अनिवार्य शिक्षा के लिए बिल लेके आए। ठीक है, फिर अब आगे देखते हैं गोखले बिल के प्रभाव। देखिए, भले ही गोखले जी का बिल पारित नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी भारतीय शिक्षा में उसके कुछ न कुछ प्रभाव हुए हैं, उसका लोगों पर कुछ न कुछ प्रभाव पड़ा है। देखिए, सरकार द्वारा विधेयक को अस्वीकृत करने के पश्चात भी गोखले के प्रयास असफल नहीं हुए। इस विधेयक का जनता पर निम्न प्रभाव पड़ा। देखिए, सरकार और जनता दोनों का ध्यान जनसाधारण की शिक्षा की ओर आकर्षित हुआ। देखिए, इसके पहले कितने ही प्रयास किए गए थे सरकार द्वारा, किंतु बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हुआ। लेकिन जब अनिवार्य शिक्षा की बात की गई कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए तो जनता और सरकार दोनों का ध्यान जनसाधारण की शिक्षा की ओर आकर्षित हुआ। जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में प्राथमिक शिक्षा के लिए 50 लाख रुपए की धनराशि प्रदान करने की घोषणा की थी। उन्होंने 6 जनवरी 1912 को कलकत्ता विश्वविद्यालय में अपने भाषण में शिक्षा प्रसार की रुचि प्रकट की और कहा, मेरी इच्छा है कि संपूर्ण देश में स्कूलों और कॉलेजों का जाल बिछाया जाए, जहां से उद्योगों, कृषि और जीवन के समस्त व्यवसायों में कुछ करके दिखाने वाले राजभक्त, निर्भीक और उपयोगी नागरिक शिक्षा प्राप्त कर निकले। देखिए, जो जॉर्ज पंचम है ये उस समय ब्रिटेन के महाराज थे और भारत में घूमने आए हुए थे। तो उन्होंने जब इन सब मैटर के बारे में सुना तो उन्होंने भी इसको सपोर्ट किया और भारतीयों की शिक्षा के लिए 50 लाख रुपए भी दिए और कहा कि विद्यालय बनाए जाए जहाँ पे उद्योग, कृषि के अलावा मतलब बच्चों को सारी शिक्षाएं प्रदान की जाएं। ठीक है, फिर गोखले के विधेयक से प्रभावित होकर भारत सरकार ने प्रांतीय सरकारों को प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान देने को कहा। परिणाम स्वरूप देश के विभिन्न प्रांतों में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए अनिवार्य शिक्षा अधिनियम बनाए गए और सभी प्रांतों में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। देखिए, यहाँ पे जो भारत सरकार कहा गया है, इस भारत सरकार का मतलब ब्रिटेन की सरकार से है। ठीक है, तो गोखले जी के बिल से ही प्रभावित होकर भारत सरकार ने प्रांत मतलब राज्य होता है कि राज्य सरकारों को प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान देने को कहा। ठीक है, फिर अब आगे है शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव। देखिए, 1910 और 1911 में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा जो बिल लाया गया वो भले ही पास ना हुआ, लेकिन उसी से प्रभावित होकर एक अगला बिल आया जो था शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव 1913। अब इसमें क्या कहा गया कि प्रथम गोखले विधेयक सन 1911 ने शिक्षा में नवीन क्रांति की भूमिका का कार्य किया, जिससे कि देश में शिक्षा की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। दूसरे सम्राट जॉर्ज पंचम की इच्छा क्या थी, अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए किसी आदेश से कम न था। अतः भारत सरकार ने 21 जनवरी 1913 को शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्ताव प्रकाशित करके अपनी शिक्षा नीति को स्पष्ट किया। यानी गोपाल कृष्ण गोखले जी का जो बिल था उसी से प्रभावित होकर ये प्रस्ताव सामने आया और उस पर किन किन पहलुओं पे बात की गई।
शिक्षा संस्थाओं की संख्या में वृद्धि करने की अपेक्षा उनकी शिक्षण स्तर को ऊंचा किया जाए। देखिए, हमेशा जब भी बात हो रही थी शिक्षा की, तो वहाँ पे क्या कहा गया कि विद्यालयों की संख्या बढ़ाया गया। लेकिन अब जो शिक्षा नीति 1913 में आई, उसमें कहा गया कि संख्या ना बढ़ाइए, बल्कि जो विद्यालय हों उनमें गुणात्मक सुधार कीजिए, अच्छा सुविधाएं दीजिए, अच्छे से पढ़ाइए उसमें। फिर दूसरा सिफारिश क्या था कि प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रमों को व्यवहारिक व जीवन उपयोगी बनाया जाए, यानी उससे बच्चों का जीवन से जुड़ा हो और जीवन में उनके काम भी आए। उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान की व्यवस्था की जानी चाहिए तथा भारतीय छात्रों को इन कार्यों के लिए विदेश न जाना पड़े, यानी कि भारत में ही जो विश्वविद्यालय है वहाँ पे उच्च शिक्षा और अनुसंधान यानी रिसर्च का व्यवस्था की जाए, ताकि जो यहाँ के बच्चे हैं उन्हें विदेश में ना जाना पड़े रिसर्च वगैरह के लिए। ठीक है। पूर्व प्राथमिक स्कूलों का अधिकाधिक विस्तार किया जाए, यानी जो प्राइमरी होती हैं प्राथमिक, उनकी जो संख्या है उसमें उनको बढ़ाई जाए। राजकीय विद्यालयों की संख्या में वृद्धि करने की अपेक्षा उनको आदर्श विद्यालय बनाने का प्रयास किया जाए, यानी यहाँ पे भी वही बात की गई है कि विद्यालयों की संख्या ना बढ़ाई जाए, बल्कि जो है विद्यालय उन्हीं को बेहतर बनाया जाए। गैर सरकारी विद्यालयों को उदारता पूर्वक सहायता अनुदान देकर प्रोत्साहित किया जाए, यानी कि जो प्राइवेट स्कूल उस समय पे थे उनको कहा गया कि उनको अनुदान दिया जाए और उनको प्रोत्साहित किया जाए, ताकि वो भी शिक्षा के क्षेत्र में अपना हाथ बटा सकें। फिर है, विद्यालयों की संख्या में वृद्धि की जानी चाहिए और प्रत्येक प्रांत में कम से कम एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी चाहिए। फिर आगे है, स्त्री शिक्षा की उन्नति के लिए महिला अध्यापिकाओं एवं महिला निरीक्षिकाओं को पर्याप्त मात्रा में नियुक्त किया जाए, यानी कि जो भी महिलाएं पढ़ रही हैं उनके लिए महिला अध्यापक यानी फीमेल टीचर की भी व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है। तो ये गोखले बिल और गोखले बिल से प्रभावित होकर जो शिक्षा नीति 1913 आई, उससे संबंधित ये प्रस्ताव था। और गोखले बिल का मेन जो उद्देश्य था वो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित था। ठीक है। तो ये सारे जो नोट्स हैं इनको हम PDF बना के टेलीग्राम पे दे देंगे, आप लोग वहाँ से एक बार इसको देख लीजिएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।